Now our topic is MSc, मतलब MHC। ठीक, MSc क्या है? ये जूलॉजी पेपर 1 का एक टॉपिक है जिसका फुल फॉर्म ना होता है मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये बेसिकली किसके अंदर आता है? तो जो HMC है, ये टॉपिक जो है आपका इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम HMC को पहले कंप्लीट करें तो HMC होता क्या है, मेजर हिस्टोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता क्या है आखिर, इसकी हम बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी है उसको पीटर जॉर्जर नाम के साइंटिस्ट ने 1936 में किया था। इसमें हुआ है बेसिकली क्या कि जब हम किसी एक कोई एनिमल है उसकी एंटीजन को उठा के, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन मतलब होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, एनर्जी सिस्टम होती है, एनर्जी बूस्टर सिस्टम, उसके एक एंटीजन को उठा के हम अगर ह्यूमन बॉडी में जैसे दूसरे एनिमल में डालते हैं, ठीक, किसी एनिमल के एंटीजन को उठा के ह्यूमन बॉडी में जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक, एंटीजन विच आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ह्यूमन बॉडीज। जो बेसिकली एंटीजन होता है वो हर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी कभी हम कुछ ऐसे स्टेप्स जाते हैं जिनको हमें ट्रांसप्लांट करना होता है, जैसे कि ट्रांसप्लांट के अगर केस में हम बात करें एक और चीज की, तो जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो किसके सिमिलर होता है? कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका हार्ट ह्यूमन के हार्ट से सिमिलर होता है? तो पिग। जो पिग होता है उसका जो हार्ट होता है वो किससे सिमिलर होता है? तो वो ह्यूमन के हार्ट से सिमिलर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें HMC की, HMA की, तो HMA क्या होता है? तो एंटीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो एंटीजन ह्यूमन की बॉडी में पाया जा रहा है उसको बोलते हैं MHA। ठीक, और MHC क्या होता है? C मतलब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पे सिर्फ एंटीजन की आप बात नहीं करेंगे, वहां पे आप सेल की भी बात कर लेंगे और मेम्ब्रेन्स की बात कर लेंगे जो कि आप ट्रांसप्लांट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक, और सिर्फ एंटीजन की बात करेगा कि अगर आपका आगे क्वेश्चन की MHA की बात करेगा सिर्फ, तो आप क्या लिखेंगे कि वो मेम्ब्रेन, वो चीजें, वो एंटीजन मेम्ब्रेन जो कि सभी ह्यूमन के बॉडी के सेल में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी एंटीजन। ठीक, कॉम्प्लेक्स की बात करेगा तो क्या बोलेंगे कि दैट मेम्ब्रेन और दैट एंटीजन। जहां जब कॉम्प्लेक्स की बात करेगा तो एंटीजन और मेम्ब्रेन दोनों इंक्लूड जाएगा, और सेल विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनिमल टू एन अदर एनिमल, इट्स नोन एज मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, डिस्कवरी की बात करें तो हमने बात की कि जो पीटर जॉर्जर नाम के साइंटिस्ट है 1936 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें चूहे के, इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है वो किस पे होता है? चूहे पे होता है, रैट पे एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक, माइस पे एक्सपेरिमेंट होता है। होता क्या है यहाँ पे कि जो ट्रांसप्लांट, यहाँ पे टिश्यू का ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, मतलब किसी को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे टिश्यू में। अब यहाँ जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, इफ एन एनिमल वर नॉट क्लोजली रिलेटेड, अगर कोई क्या कहते हैं एनिमल किसी भी एनिमल दूसरे एनिमल से रिलेटेड नहीं है तो वहां पे क्या होगा कि जो लेने वाला है, अगर जैसे कि जो देने वाला और लेने वाला एक जैसे सिमिलर नहीं होते हैं तो उस समय जो लेने वाला है, डोनर जो है, और रिसेप्शन तो कौन होता है? जो लेता है। डोनर जो देता है। तो जब लेने वाले और देने वाले में सिमिलरिटी नहीं मैच करेगी तो उस समय क्या होगा कि वो चीज जो है वो डोनेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक सिंपल टर्म को उठा के देखें, अगर हम ब्लड ग्रुप को उठा के देखें, जैसे कि हमने क्या दिया कि जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप वाले किसे ले सकते हैं? वो ए वाले ही ले सकते हैं। ठीक, बी वाले तो ले नहीं सकते हैं। बी वाले किसको ले सकते हैं? वो बी वाले को ही ले सकते हैं, ए वाले को नहीं ले सकते हैं। ए बी वाले किसको ले सकते हैं? तो ए बी वाले जो है वो ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं। और जो ओ वाले हैं वो किससे ले सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकते हैं, ना ए से ले सकते हैं, ना बी से ले सकते हैं, ना ए बी से ले सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लेकिन फिर यहाँ पे एक और मेजर केस आता है, वो है पॉजिटिव नेगेटिव का। जो पॉजिटिव बी होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव जो बी होते हैं, तो क्या वो दोनों एक दूसरे से ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। ठीक, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर जहाँ सिमिलरिटी नहीं रहेगी, जहाँ जो चीज सिमिलर नहीं दिखेगा, तो जो डोनर है और रिसेप्टेंस है, अगर उन दोनों में डिससिमिलरिटी है, दोनों असामान्य है, समान ना होके असामान्य है, तो वो दोनों एक दूसरे से ले दे नहीं पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टिश्यू, कुछ टिश्यू दिखाया जा रहा है। दो टिश्यू की बात चल रही है। ये टिश्यू जो है
वो इस रैट के टिश्यू से सिमिलर नहीं है, अलग है। तो इस वजह से क्या होगा, डिफरेंट होने की वजह से, टिश्यू का डिफरेंट होने की वजह से इस टिश्यू को ये जो रिसेप्शन मतलब जो रैट है वो ले नहीं पाएगा, ठीक। और ये टिश्यू जो है सेम है, मतलब इस टिश्यू का ये जो टिश्यू है रैट के टिश्यू से सिमिलर है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो कहते हैं रैट है उस टिश्यू को ले पाएगा। जैसे कि मैंने सबसे छोटा एग्जांपल दिया ब्लड ग्रुप की, तो कॉमन एग्जांपल ब्लड ग्रुप है, जैसे कि सबको समझ में आएगा कि सेम अगर ब्लड ग्रुप है तो ले पाएंगे, अगर दूसरा ब्लड ग्रुप है तो नहीं ले पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक्सपेरिमेंट देखा गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक देने वाला है, डोनर है, और एक क्या है, रिसेप्टेंट है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ कि एक बोथ डोनर एंड रिसेप्टेंट जेनेटिकली सेम बैकग्राउंड, अगर डोनर देने वाले और लेने वाले जीन से बाय देयर जीन अपने जीन से वो जेनेटिकली एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही स्ट्रेन के बने हुए हैं, तो क्या होगा कि जो वहां पे जब ट्रांसप्लांट होगा, जब क्या कहते हैं उन दोनों में ट्रांसप्लांट होगा, जो सेल है वो अगर उनको मेम्ब्रेन में जब ट्रांसफर की जाएगी तो बहुत आराम से जो डोनर है तो दे देगा और रिसेप्टेंट उसको ले लेगा। लेकिन अगर जब दोनों डोनर और रिसेप्टेंट मतलब लेने वाले और देने वाले दोनों अलग बैकग्राउंड से हैं, मतलब अलग अलग जीन उनका है, वो एक ही जीन के नहीं है, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो उस समय क्या होगा कि जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक, वो नहीं ले पाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी ट्रांसप्लांट का केस आता है, ठीक है, आपने कभी ये आपने शायद टीवी सीरियल में फिल्म में भी कहीं भी सुना होगा, जैसे कि अगर दो बच्चे हैं, एक पेरेंट है, उनकी माने एक बच्चा है और उसकी तबीयत बहुत खराब जाती है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना होता है। जब बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना होता है, बोन मैरो का जो मतलब नहीं खराब होता है बच्चे का, उसको ट्रांसप्लांट करना होता है, तो पेरेंट से कहा जाता है कि बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा, और अगर करना भी, अगर आपको अपने बच्चे को सेव करना है तो उसके लिए आपके दूसरे बच्चे का बोन मैरो लेना पड़ेगा, ठीक, ये केस है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जीन जो यहाँ पे जीन का केस हो जाएगा, वो जीन का केस अलग है, किसी और का बोन मैरो किसी और का बोन मैरो नहीं बन सकता, सेम मतलब जीन के होने चाहिए बच्चे, मतलब एक ही पेरेंट के होने चाहिए, एक ही जेनेटिक बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पेरेंट किसी एक बच्चे को बचा पाएगा, अगर वो पहले बच्चे बचाना चाहता है तो उसको दूसरे बच्चे को बोन मैरो देना पड़ेगा, और अगर वो क्या कहते हैं दूसरे दोनों को बचाना चाहता है तो दोनों कभी नहीं बच पाएंगे, तो उसे कहते हैं पहले को उसको खोना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जेनेटिकली होगा, अगर कहते हैं जैसे कि क्योंकि देने वाला और लेने वाला एक ही जेनेटिक बैकग्राउंड से होना चाहिए तभी ट्रांसप्लांट का केस हो पाएगा, अगर दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से है तो ट्रांसप्लांट का केस नहीं हो पाता है, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है। A group of closely related gene was cause of the rejection। अगर कोई जीन है, ठीक, कोई बहुत सारे ग्रुप में जीन है तो कुछ सारे जीन है, और क्या कहते हैं अगर वो ट्रांसप्लांट, जैसे कि आप बताता हूँ एक बेसिक चीज, किडनी का जब ट्रांसप्लांट होता है ना तो उस समय भी क्या कहते हैं बेसिकली सेम, मतलब कोई आपके घर का ही मेंबर होना चाहिए, मतलब जो जेनेटिक बैकग्राउंड है वही होना चाहिए, तभी किडनी का भी ट्रांसप्लांट इजिली वे में हो पाता है, अदरवाइज किडनी में सपोर्ट नहीं करती है, ठीक। तो किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए भी क्या होता है कि जो क्या कहते हैं जो जेनेटिक बैकग्राउंड है दोनों का, देने वाले का और लेने वाले का एक ही होना चाहिए, ओके। द क्लस्टर ऑफ जीन वॉज नेम्ड एज द, जब खूब सारे जीन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, क्लस्टर मतलब एक गुच्छे में खूब सारे जीन हो जाते हैं, तो उसको नाम क्या रखा गया है, उसका रखा गया है मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया कि खूब सारे, जैसे मैंने बोला मेम्ब्रेन हो गए, ऑर्गन आ गए, जीन्स हो गए, तो एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और सिर्फ अगर हम एंटीजन की बात करेंगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स ना लग के एंटीजन लग जाएगा, मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे समझिए आपका एक सेल है और उस सेल के अंदर ये क्या है, बीच में सेंटर में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है, ये जीन इन दिस रीजन इनकोडेड प्रोटीन। क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, जितने भी जीन होते हैं आपके, जैसे जीन कैसे हुए आपके एजीटीसी हो गया, तो इस तरह से जो जीन होता है इस तरह से बनता है ना, एटीजीसी से बनता है, एटीजीसी ऐसे करके होता है सीक्वेंसिंग। तो ये जीन है वो लगातार एक कोडिंग में, कितने कोड होते हैं बेसिकली, तो अगर हम कोड की बात करें, जेनेटिक कोड की बात करें, देयर आर 64 जेनेटिक कोड,
only 61 genetic code is processing and rest of the 3 genetic code is nonsense genetic code. They are known as nonsense genetic code because they are the unuseful. वो नॉनसेंस जेनेटिक कोड, 3 जेनेटिक कोड ऐसे क्यों कहे जाते हैं नॉनसेंस? क्योंकि उनका रहना रहना बराबर होता है, उनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम में कि खूब सारे प्रोटीन और जेनेटिक कोड वहां पे कोडेड होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं कि जब टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है एक मतलब लेने वाले से और देने वाले से, तो यही जो रहते हैं बताते हैं कि हम इसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मतलब अगर वो सेम जीन के में जाते हैं तो उसे हम समझ जाते हैं कि दे आर एक्सेप्टेड। अगर वो सेम जीन के हैं तो जो लेने वाला होता है उसको ले लेगा देने वाले का। लेकिन अगर जाके जीन जो है वो अलग हो जाते हैं तो वहीं से हमको पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग जीन के हैं, और जो देने वाला है वो दे तो देगा लेकिन जो लेने वाला रिसेप्टेंट है वो नहीं ले पाएगा। ठीक, तो जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का जो जीन होता है यही डिटरमाइन करता है कि हम एक्सेप्ट उस चीज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो एचएमसी होता है, मेजर हिस्टो कैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन होता है, वो क्या करता है कि इनकोड करता है प्रोटीन को, तो जितने भी प्रोटीन होते हैं उनको कोडिंग करता है। उसके बाद कोड करने के बाद वो क्या बनाता है, मेजर हिस्टोबैटी एंटीजन बनाता है। ठीक, क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून पावर होती है वो किससे बनी होती है, वो पूरी की पूरी प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और एंटीजन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो एंटीजन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, अब मेजर हिस्टोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स की कुछ चीजें हैं जिनको हम ब्रीफ में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मेजर हिस्टोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है इसका अगर इसका वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे, तो हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और कम्प्लीबिलिटी मतलब होता है एग्रीगेटेबल या फिर गेटिंग अलोन। कहने का ये मतलब है कि एक साथ अलग होना। ठीक, चीजों का अलग मतलब वो टिश्यू ऐसे कोशिकाएं जो कि एक साथ मिलके अलग होती हैं। जैसे कि अलग ही समझिए एक टिश्यू है तो खूब सारे यहाँ पे टिश्यू एक साथ हो जाएंगे और फिर वो अलग से दूसरी सेल में ट्रांसफर होंगे, फिर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होंगे, तो उसको बोलते हैं हिस्टोकॉम्पेबिलिटी। और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जब खूब सारे जीन व्हेन these gene are located a large genetic region, जब यही हिस्टोकॉम्पेबिलिटी जो जीन है यही किसी एक जेनेटिक रीजन पे दिखते हैं, हमको मिलते हैं बहुत सारे कोली, कोली मतलब खूब सारे ऐसे ग्रुप में। ठीक, इस तरह से ग्रुप में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। एचएमसी क्या है, एचएमसी एक टाइप लिंक्ड क्लस्टर जीन है, मतलब जीन का एक गुच्छा होता है एचएमसी, जिसमें क्या होता है कि जो इंटरसेलुलर उसके सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहचानते हैं। एचएमसी के बेसिकली क्या होता है, एचएमसी जो होता है वो पहचानने का काम करता है कि हमारे अपने हैं कि अपने नहीं है। ठीक, मतलब उसमें क्या होता है, रोल प्ले करता है एचएमसी, ये रोल प्ले करता है कि ये जो जीन है ये अपना जीन है कि दूसरे का जीन है। ठीक, तो वो अपने पराये को यहाँ पे ही पहचानने का काम करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब यही रिकॉग्नाइज करता है, वही जानता है पहचानता है कि अगर इसको हम जीन ट्रांसफर करेंगे, जो जेनेटिक है ये अपने जेनेटिक है कि नहीं है, उस इसको लेने के काबिल है कि नहीं है। ठीक, उसी तरह से यही जो होते हैं आगे चल के क्या काम करते हैं कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पहचानने में भी हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम को कैसे पहचानते हैं कि अगर वो मानो कोई कहते हैं ब्लड ग्रुप कोई लेता है फिर देता है, तो एचएमसी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। एचएमसी ये बता देगा कि जो ये ब्लड ग्रुप है, जैसे कि कोई ए वाला जो है, ए पॉजिटिव जो है वो बी पॉजिटिव को दे रहा है, तो एचएमसी तुरंत बताएगा कि हमको इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये बी पॉजिटिव है और हम क्या है, ए पॉजिटिव है, तो हम बी पॉजिटिव तुरंत कहता है कि हम नहीं ले सकते ए पॉजिटिव को, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये दूसरा है कोई, ये हमारा आदमी नहीं है। ठीक, और जब बी वाला बी को दे देगा तो कहेगा हाँ इसको ले लो, ये अपना आदमी है। ठीक है, तो इसका क्या रोल होता है, ये बेसिकली क्लस्टर फॉर्म में होता है और ये बताता है, रिकॉग्नाइज पहचानता है ये अपना है कि नहीं है। दूसरा क्या है, एचएमसी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6। आखिर एचएमसी ह्यूमन के कौन से क्रोमोसोम नंबर में पाया जाता है, तो जो एचएमसी है जो ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 6 में पाया जाता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसको हम एचएलए बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन बोलते हैं। ठीक, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 को। जो एसएमसी है वो चूहों में कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो जो एचएमसी है वो क्रोमोसोम चूहों के क्रोमोसोम नंबर 17 में पाया जाता है
और ह्यूमन के कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 6 में पाया जाता है। ओके। और जो चूहों के क्रोमोसोम नंबर 17 में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है जो H2 कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन के जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसको हम बोलते हैं HLA कॉम्प्लेक्स, और जो चूहों का क्रोमोसोम नंबर 17 है उसको हम बोलते हैं H2 कॉम्प्लेक्स। ठीक। HMC जो मॉलिक्यूल है बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो वहां पे मौजूद होता है। ठीक। साथ ही साथ इसका क्या रोल होता है, इसका ये रोल होता है कि ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी को डेवलप करता है। नॉट व्हाट इज दिस, व्हाट इज ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। प्रीवियसली वी हैव स्टडी दिस कि जो ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी होती है बेसिकली इसमें क्या होती है कि टीएस सेल और टीबी सेल, ठीक, ये दोनों सेल मौजूद, सॉरी टीसी सेल और टीबी सेल मौजूद होती हैं। और साथ ही साथ और भी जितनी सेल्स होती हैं, और सेल्स कैसे, जैसे मास्ट सेल हो गया, आपका बेसिनोफिलिक सेल हो गया, एनके सेल्स हो गए थे, ह्यूमरल और सेलुलर जितने भी इम्यूनिटी आती हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, वो सब होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक। नेक्स्ट चीज, अगर हम बी सेल की बात करें, टी सेल की बात करें, तो जो बी सेल होता है, बी सेल कहाँ आपके पाया जाता है, बी सेल का फॉर्मेशन आखिर होता कहाँ पे है, तो जो बी सेल और टी सेल होते हैं, यही दोनों जो सेल होते हैं, ये दोनों ब्लड बनाने का काम करते हैं। ठीक। आपकी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बी सेल और टी सेल में ही होता है। तो बेसिकली सबसे हाई अमाउंट में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बी सेल में होता है। यस, बी सेल मीन बोन मैरो सेल एंड टी सेल मीन थायराइड सेल। ठीक। बोन मैरो सेल आपके कहाँ पाया जाता है, कोई बताएगा मुझे कि बोन मैरो सेल कहाँ पाया जाता है बॉडी में। B cell react with antigen on its own. What is why it's called B receptor? जो B cell होता है, जो ये क्या करता है कि ये कहते हैं जो इतने एंटीजन होते हैं उनके साथ लड़ता है, उनके साथ रहता है, और इसलिए इसको हम रिसेप्टर सेल भी बोलते हैं। जो बी सेल होता है मतलब बोन जो मैरो होता है वो आपके कमर के साइड पाया जाता है, जो आपका कमर का हिस्सा होता है। ठीक है, जिससे कि ह्यूमन की समझिए बॉडी है और ये कमर का हिस्सा है। यस, जो थायराइड सेल होता है, जो जिसको थायराइड सेल बोलते हैं बेसिकली, तो वो क्या काम करता है, वो टी सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये आपको कहाँ पाया जाता है, टी सेल जो होते हैं आपके, ये हार्ट के जो ऊपर के हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, मतलब हार्ट में नहीं पाया जाता, समझो ये कि ह्यूमन की ये गला है तो यहाँ पे पाया जाता है, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में पाया जाता है टी सेल। ठीक। और जो बोन मैरो सेल होता है वो आपके कमर के पास पाया जाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करें तो मेन फंक्शन होता है एचएमसी मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है कि वो एंटीजन को लेके आता है और सेल के जितने सरफेस होते हैं वहां पे उनको इकट्ठा करता है, और फिर क्या करता है कि वो पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा सेल अपना है और कौन सा सेल अपना नहीं है। बेसिकली एचएमसी एक और काम करता है कि जितने भी बाहर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, जितने भी बाहर के एंटीजेंस आते हैं, मतलब बाहर के समझो एक तरह से जो अनवांटेड सेल आते हैं जो हमको हार्म करते हैं, उनको भी पहचानता है और उनको धीमे धीमे क्या करता है, किल करता है। एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है बॉडी में। ठीक। अपने सिपाही होते हैं ये लोग। इन ह्यूमन, इंसानों में क्या होता है, एचएमसी मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम एक्स। जो क्रोमोसोम नंबर एक्स होता है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो इम्यूनिटी पावर होती है एज कंपेयर मेल क्यों ज्यादा होती है, इस वजह से फीमेल की इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है मेल के कंपेयर में। क्योंकि जैसे कोविड के 19 का जो केस हुआ है तो इसमें बेसिकली देखो, फीमेल का हमेशा कहा गया है कि जो फीमेल की इम्यूनिटी पावर है वो मेल के कंपेयर में ज्यादा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एचएनसी मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कहते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर एक्स होता है, जो क्रोमोसोम एक्स होता है उसके शॉर्ट आर्म में, मतलब जो ऊपर का जो आर्म होता है, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखे तो क्रोमोसोम ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक। तो जो ऊपर के ये दो आर्म होते हैं इनको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। तो जो क्रोमोसोम नंबर एक्स होते हैं उसमें जो एचएनसी होते हैं ऊपर के दोनों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक। तो ऊपर के क्रोमोसोम दोनों, इन दोनों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इस वजह से जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें जो मतलब जो फीमेल होती है उनके पास क्या कहते हैं,
जो ऊपर क्या कहते हैं क्रोमोसोम होता है उसमें पाया जाता है। ठीक, उसके बाद और हम बात करें फीमेल के केस की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल में क्या होता है 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस वजह से फीमेल के पास जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है एज कंपेयर टू मेल ज्यादा होती है। ओके, नाउ एचएमसी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। एचएमसी जो होता है वो 3 क्लास में डिवाइड है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 6। ये उल्टा क्रोमोसोम बना हुआ है। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो छोटा होगा उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। तो जो एचएमसी है वो कितने क्लास में डिवाइड है, 3 क्लासेस में डिवाइड है। नाउ बी केयरफुल ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम पे हम थोड़ा ज्यादा केयर करेंगे। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्लास 1 ये है, क्लास 2 ये है और क्लास 3 ये है। क्लास 1 की क्या क्वालिटी होती है, क्लास 1 जो होता है वो एक्सप्रेस करता है सारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड सेल हैं उनको एक्सप्रेस करता है। ठीक, जो टेलोमेयर होते हैं, अब आपको पता है ना टेलोमेयर क्या होते हैं, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, समझो ये क्रोमोसोम है तो इनका जो इधर उधर साइड का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं टेलोमेयर। ठीक, तो क्या हुआ कि जो क्लास 1 है वो कहाँ पे लोकेट होता है, यहाँ टेलोमेयर रीजन पे लोकेट करेगा। ठीक, क्लास 2 आपको कहाँ दिखता है, तो जो क्लास 2 होता है वो सेंट्रोमेयर में दिखेगा, मतलब सेंट्रल एरिया में दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा, क्लास 2 लोकेट होगा, यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है। और जो क्लास 3 होती है वो क्या होगी कि वो क्या कहते हैं आपके दोनों में, क्लास 1 और क्लास 2 ये दोनों जगह दिखती है। जो तो जो रेस्ट एरिया पे होते हैं पूरी वो क्लास पे क्लास 3 दिखती है। ठीक, नाउ एचएमसी जीन की बात करें तो जो एचएमसी जीन है वो एचएमसी मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक एक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। क्लास 1 क्या करेगा, क्लास 1 जो होता है वो आपके जितने भी न्यूक्लियोटाइड सेल होते हैं, जितने भी न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं वहां पे एक्सप्रेस करेगा, वहां पे दिखता है। क्लास 2 कहाँ दिखेगा कि जो वो एंटीजन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जो एंटीजन होते हैं उनको कौन फॉर्मेशन करता है, तो क्लास 2 रिप्रेजेंट करेगा। और जितने भी न्यूक्लियोटाइड सेल होते हैं, जो टेलोमेयर्स के जो न्यूक्लियोटाइड सेल होते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड सेल होते हैं आपके, यहाँ पे क्या क्लास 1 लोकेट करेगा। क्लास 3 जो होता है उसका कोई अपना खुद का सरफेस नहीं है। ठीक, उसका खुद का जो क्लास 3 होता है तो कोई सरफेस नहीं है खुद का, और इसी लेवल से क्या होता है कि जो क्लास 3 है एक तरह से उसका ज्यादा रोल भी नहीं होता है। ठीक, बेसिक जो रोल होता है वो है एचएमसी क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 और क्लास 2 ही जो होता है वो मेजर होता है। क्लास 3 का खुद का कोई सरफेस नहीं होता जिसकी वजह से वो गैप होता है। ठीक, तो क्लास 1 आपको कहाँ दिखता है, क्लास 1 ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड एरिया है, टेलोमेयर एरिया वहां पे दिखता है। क्लास 2 कहाँ एक्सप्रेस करेगा अपने को, कहाँ दिखता है, तो वो क्या कहते हैं सेंट्रोमेयर, सेंटर के एरिया में दिखता है। क्लास 3 का कोई रोल नहीं होता, इस वजह से क्लास 3 को कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी भी आपसे पूछा जाए क्लास 3 के बारे में, बेसिक क्लास 3 के बारे में पूछा नहीं जाता। इफ एनीवन आस्क्स अबाउट क्लास 3 then we said that there is a no surface of class 3, so it is not located in any area. ठीक, only class 1 and class 2 is located in the all areas। ऑल एरिया मतलब क्लास 1 टू क्लास 1 और क्लास 2 ही लोकेट करता है, क्लास 3 का कोई वैल्यू नहीं होता एक तरह से। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे दोनों के बारे में। अगर हम क्लास 1 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, क्लास 1 के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड सेल। ठीक, क्लास 1 का पहला दूसरा नाम क्या है, क्लास 1 बोलिए, एचएमसी क्लास 1 पूछा जाए आपसे, या फिर न्यूक्लियोटाइड सेल के बारे में पूछा जाए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि आपके अगर बोलिए न्यूक्लियोटाइड सेल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि आपसे बोला जा रहा है एचएमसी क्लास 1 के बारे में बताइए। ठीक, अगर आपसे पूछ लीजिए कि एपीसी सेल के बारे में बताइए, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो सेल जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है, एंटीजन को दिखाता है, लोकेट करता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि वो क्लास 2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक, ये क्या है, ये डायग्राम्स है दोनों के। ठीक, अब हमने क्या किया कि दोनों में बेसिक चीज क्या है कि दोनों में अल्फा चेन और बीटा चेन पाई जाती है। जो अल्फा चेन होती है वो क्या है, क्लास 1 की अगर हम बात करें तो अल्फा चेन जो होती है वो 3 पाई जाती है क्लास 1 में, और क्लास 2 की बात करें तो जो बी अल्फा चेन होती है वो 2 पाई जाती है। क्लास 1 में जो होता है वो बीटा चेन 1 पाई जाती है, और क्लास 2 में जो होता है बीटा चेन 2 पाई जाती है। ठीक,
तो क्लास जो 1 होता है उसमें अल्फा चेन कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। देयर आर 3 डोमेन ऑफ अल्फा चेन, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, and there are 2 different external domain of beta alpha chain in class second, which is alpha 1 and alpha 2. तो क्लास सेकंड में अल्फा 1 और अल्फा 2 पाया जाता है, जबकि क्लास 1 में अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 पाया जाता है। अगर हम इसके डेटॉन की बात करें तो जो डेल्टॉन है वो कितने पाए जाते हैं? तो क्लास 1 में जो डेल्टॉन है 45 के पाया जाता है और क्लास 2 में कितना पाया जाता है? 33 के। वही बीटा सेल की हम बात करें तो जो बीटा सेल है क्लास 1 में कितना पाया जाता है? सिर्फ एक डोमेन पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन पाया जाता है, ठीक, जो कि कितना ये अपना डोनेट कर देता है, तो 12 डी। और यहाँ पे क्या होता है एचएमसी क्लास 2 में, तो यहाँ पे कितना पाया जाता है? यहाँ पे 28 पाया जाता है, ठीक। क्यों 28 हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 पाया जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ एक पाया जा रहा है। 1 में जो होता है बीटा वो 1 पाया जाता है और 2 में जो होता है बीटा 2 पाया जाता है। 1 में जो अल्फा है वो 3 पाए जाते हैं और 2 में जो अल्फा है वो 2 पाए जाते हैं, ठीक। और इसके बात करें तो ये क्या है बेसिकली, ये देखो ये क्या है? आपके मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो जो अल्फा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि वो एक मतलब बाय बेस वो बेसिक जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, साइटोप्लाज्मिक एरिया क्या होता है कि यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, इस एरिया से डायरेक्ट चलते चलते ऊपर तक जाता है और ये अपने साथ 8 से लेकर 10 एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड को लेकर चलता है, ठीक। और क्या करता है कि ये पूरे सेल में ट्रांसफर करता है। तो ये अपने साथ कितने लेके चल रहा है? तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो कम से कम 8 से 10 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड अपने साथ लेके चलता है। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड, जो एक पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि एक लंबा सा एमआरएनए चेन होता है, उसमें खूब सारे एमिनो जो होते हैं इससे जुड़े होते हैं, ठीक, इस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे बी ट्रैक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, तो उसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर कितना एमिनो एसिड होता है? 90। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर 90 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक। और फिर क्या होता है कि ये जो होते हैं ये अपने साथ एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होते रहते हैं और इनका जो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड टेल होता है, ये जो है इस तरह से जो ये लिक्विड होते हैं जुड़ा हुआ, ये नीचे इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये क्या करते हैं हाइड्रोफिलिक? ये अपने साथ 30 एमिनो एसिड लेके चलते हैं, ठीक। कितने एमिनो एसिड लेके चलते हैं? 30 एमिनो एसिड लेके चलते हैं। ये क्या होता है? सबसे एक कॉमन चीज और जान लो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ये एमिनो एसिड जो क्लास 1 है, क्लास 1 का जो एमिनो एसिड है वो अपने साथ CD8 प्लस सेल लेके चलता है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछा जाता है कि CD जो 8 सेल है, CD8 प्लस सेल वो कहाँ पाया जाता है? तो जो CD8 प्लस सेल है वो आपके क्लास 1 की एचएमसी सेल में, एचएमसी अल्फा सेल में पाया जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और CD4 की जब भी बात की जाए तो जो CD4 है वो आपकी क्लास सेकंड में पाया जाएगा, ठीक। CD8 कहाँ पाया जाएगा? CD8 जो है वो क्लास 1 में पाया जाएगा और CD4 कहाँ पाया जाएगा? तो जो CD4 है क्लास 4 में पाया जाएगा। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है याद करने में, तो एक चीज याद रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, उनको समझो। वेट, आई क्लीन बैकग्राउंड ऑल। क्योंकि जो CD4 होता है, जो CD4 होता है इसको हम बोलते हैं हेल्पर सेल, ठीक। जब हम इम्यूनोलॉजी पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिकली CD4 के पूरे स्ट्रक्चर को हमको जानना होगा। जो CD4 होता है उसको हम हेल्पर सेल बोलते हैं, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो CD4 है उसको हेल्पर सेल है वो कितने CD4 कितने दिखते हैं?
CD4 को अपने साथ लेके चलता है, क्योंकि जो CD होता है CD8 और CD4 यही दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो CD4 होता है उसको हम हेल्पर सेल भी बोलते हैं। तो एक चीज याद रखो, जब H बनाते हो आप, अगर मैं ऐसे करूँ 4 बनाऊं, ठीक, मैंने 4 लिखा, तो 4 से अगर मैं H से नीचे एक लाइन खींच दूंगी तो H बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस तरह से H बन गया। तो इसी से समझ लेना, जब 4 ऐसे बनाना तो समझ लेना कि ये हेल्पर सेल है। हेल्पर सेल कैसे बनेगा? एक लाइन ऐसे खींच देना तो क्या हो गई? हेल्पर सेल हो गया। और आप एक और चीज समझ लेना कि जो ये सेकंड में क्यों पाया जाएगा, सेकंड में इसलिए है ये CD4 कि अगर मैं यहाँ से ये बीच हटा दूं, मैं समझिए सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, सेकंड ऐसे लिख रही हूँ, सेकंड, ठीक, मैंने सिर्फ ये लिखा तो ये सेकंड बन गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे कर दिया, एक लाइन इसको लंबा खींच दिया ऐसे करके, तो ये 4 बन गया। और मैंने ऐसे कर दिया तो क्या बन गया? H बन गया। कहने का कुल ये मतलब है कि जो CD4 है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? हेल्पर सेल। और ये हेल्पर सेल कहाँ पाया जा रहा है? ये जो दो ऐसे देंगे इसको क्या हो जाएगा ये कि HM, जो HMC सेकंड है उसमें ही पाया जाता है, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CD4 कहाँ पाया जाता है और CD8 कहाँ पाया जाता है, ठीक, और कौन से HMC में पाया जाता है, इसको क्या बोलती हैं। ये 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज याद रखना आपने हमेशा, आप हमेशा कि जो CD4 है वो हेल्पर सेल में, हेल्पर सेल इसको बोलते हैं, वो H डायग्राम से आप पहचानो। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सेकंड में पाया जाता है, ठीक। अब जस्ट इसका अपोजिट जो CD8 है वो कहाँ पाया जाएगा? 1 में पाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहाँ पाया जाता है? CD8 जो होता है वो HMC क्लास 1 में पाया जाएगा। और चीज जानो क्या क्या पूछा जाता है ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना कि जो आपका HM1 होता है वो अपने साथ 8 से 10 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड रखता है, और जो ये HM2 होता है वो अपने साथ 13 से 18 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड रखता है, ठीक। फिर अल्फा के बारे में पूछा जाएगा, तो जो HM1 होता है वो अपने साथ 3 अल्फा को लेकर चलता है और एक बीटा को, और जो HM2 होता है वो दोनों में इक्वलिटी बराबर रखता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, ओके। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो और ये देखते हैं कि ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ये HM1 होता है बीटा सेल, वो सेल को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब एक सेल से दूसरी जगह पे, एक सेल से ट्रांसफर करेगा दूसरी जगह पे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। जबकि जो आपका ये जो बीटा HM क्लास 2 का बीटा होता है वो किसके लिए करता है कि वो कहते हैं हेल्पर सेल है वो, मतलब जो अब वो ट्रांसफर तो कर दिया, HM1 ने क्या किया? ट्रांसफर किया कि एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। और फिर जो 2 है वो क्या काम करेगा कि जब वो घूम रहा है तो उसको मदद करेगा पहचानने में कि ये हमारा दुश्मन है, इसको पकड़ो। वो बस बताएगा, मतलब वो घूम के आया तो उसको बताएगा वो कि ये हमारा दुश्मन है, इसको पकड़ लो, ठीक। तो ये होता है HM1 और HM2 की कहानी।